नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। हम लोग जैसा कि संसद की समितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसी श्रृंखला में, जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम यानी अधिकांशतः समितियां जो संसद की होती है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और उससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उसका कैसा नेचर होगा, कैसी प्रकृति होगी और कैसे उसको फ्रेम किया जाता है, एक टेस्ट सीरीज कैसे बनाई जा सकती है स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जिसमें मुख्य रूप से लोक लेखा समिति, प्रोक्लन समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लोक उपक्रम समिति होता है, और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित जो समिति होती है, ठीक। और भी कई सारे समितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया आपके ही इस चैनल पर ही। और अगर आप पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखें, पहले की समितियों के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप पहले उन वीडियोज़ को देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप एक दूसरे समिति को लिंक कर सकते हैं या फिर एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। आज हम लोग समझेंगे महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति, विभागीय स्थायी समितियां, परामर्शदात्री समितियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले से ही आपसे कहा था कि जितने भी संसद की समितियां होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये न देखते हुए कि किससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, किससे कम आए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वही ही दोबारा आए या फिर वही उसी को ही रिपीट किया जाए। हो सकता है जिसको न पूछा जा रहा हो और वो भी आ जाए, तब इससे समस्या खड़ी हो सकती है आपके समक्ष। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी समितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया सभी का नोट्स तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। आइए हम लोग समझते हैं महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। महिला सशक्तिकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण यानी महिला को एम्पावर करने की बात कही जा रही होगी, तो ये महिला आयोग से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? महिला आयोग से संबंधित होगा। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो समिति है इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक। जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक। इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। अब आप इसके बारे में समझ गए कि महिला सशक्तिकरण संबंधी जो समिति है इसमें सदस्यों की कितनी संख्या होगी? 30 होगी, ठीक। किस किस सदन से होगी? तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 यानी 30 हो गए। इसका प्रमुख कार्य ये होगा कि महिला आयोग जो होती है, महिला आयोग एक कमीशन होता है जो आप लोग जानते होंगे, जिसके बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक। महिला आयोग की जो रिपोर्ट जो देगी उसी रिपोर्ट का क्या करेंगे, ये उसी रिपोर्ट पर ये विचार करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? इनका प्रमुख कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर क्या करना है? विचार करना है। अब आइए हम लोग इसी से संबंधित एक प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। प्रश्न ये है कि महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन 2, इनका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना है। देखिए, जैसा कि अगर मैं प्रश्न केवल बोल रहा हूँ तो ये मतलब न करिए कि वो सुन के रख दीजिएगा, उसको आप लिखिएगा भी, उसको आप जरूर लिखिए, ठीक। अब कूट क्या आ जाएगा इसका? चलिए मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, कूट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या कौन सा आंसर होगा।
क्योंकि मैंने सारे के सारे फैक्ट क्वेश्चन के रूप में रख दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। और अगर यहाँ पे कुछ हेर फेर कर दिया जाए, यहाँ पे 10 कर दिया जाए और यहाँ पे 20, तो क्या होगा मित्रों? तो इसमें जहाँ जहाँ 1 होंगे, जहाँ जहाँ 1 होंगे, ये भी 1 कट जाएंगे, ये भी 1 कट जाएंगे, इसमें दोनों नहीं है, तो इसका मतलब केवल ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब ये हो गया महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के बारे में, इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इसमें आप और भी हेरफेर कर सकते हैं, जैसे इनका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर सुनवाई करना। क्या करना? सुनवाई करना, मूल्यांकन करना, जांच करना। देखिए, विचार करना अलग होता है, जांच करना अलग होता है, मूल्यांकन करना अलग होता है। विचार करने का ये तात्पर्य होता है कि बस केवल रिपोर्ट आई, उसके बारे में क्या हो, एनालिसिस किया जाए, ना कि उस पर कोई डिसीजन लिया जाए। ये कोई ऐसी बॉडी नहीं होती जो क्या करे, ये सुनवाई करे या फिर डिसीजन कोई दे। ठीक, ये क्या करती है, इसी रिपोर्ट पर महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट पर ही क्या करेगी, अपने विचार रखेगी या फिर अपने विचार देगी, या फिर उस विचार को समझेंगे कि उस रिपोर्ट में कैसे कैसे बातें कही गई हैं, क्या क्या उसकी तथ्य हैं उस पर। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में समझ लिए। अब आइए, अब हम लोग समझते हैं विभागीय स्थायी समितियाँ क्या होती। विभागीय, देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग हो सकती समितियाँ हों, कई बार होती भी हैं, कई बार नहीं भी होती। आवश्यकता के अनुसार विभागीय स्थायी समितियों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और ये क्या करते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार की समितियों की कुल संख्या 24 है, यानी ऐसी समितियों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक, प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, यानी कोई भी समिति हो, जो विभागीय समिति हो, उसमें मैक्सिमम 31 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, या फिर होते हैं, जिसमें से अधिकतम की सीमा रखी गई है कि जैसे कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद में कितनी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से अधिकतम 21 सदस्यों का मनोनयन यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति। अब हम लोग समझते हैं कि 21 ये टोटल हो गया, क्या होंगे, ये विभाग होंगे, लेकिन इसमें अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, ये सदस्य हैं। ठीक, जिसमें से 21 सदस्य कौन चुनेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक, और 10 सदस्य कौन चुनेंगे, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, कि यानी एक पद पाते ही दूसरा पद उन्हें दे दिया जाता है या मिल जाता है। ठीक, क्या होता है, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति पद का शपथ जैसे ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही वो राज्यसभा के सभापति पदेन हो जाते हैं, स्वतः हो जाते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि कुल समितियों में जो 24 है, इसमें से 16 समिति लोकसभा के अंतर्गत कार्य करेंगी, यानी हमने तो 24 समितियों के बारे में तो चर्चा की, कितनी होंगी, 24 समिति होंगी, लेकिन इसमें से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा से होंगी। ठीक, इन समितियों का प्रमुख कार्य अनुदान संबंधी यानी जो ग्रांट किया जाता है, डिमांड किया जाता है, उसकी जांच करना होता है, एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी, यानी सरकार जो अपनी डिमांड रखती है कि मुझे इतने वित्त की आवश्यकता है, इतने धन की आवश्यकता है, मुझे धन मुहैया कराया जाए। देश का संचालन करने में सरकार द्वारा जानते ही हैं, बिना धन के कार्य नहीं होगा, बिना धन के संचालन नहीं होगा। क्या, जैसे ही वित्त होता है, एक प्रकार से कहा जाए वित्त क्या होता है, एक प्रकार से रक्त होता है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में रक्त की आवश्यकता होती है, वैसे ही सरकार चलाने में, देश चलाने में भी मुद्रा की यानी वित्त की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी सरकार क्या करती है, अनुदान मांग करती है कि हमें और चाहिए और वित्त की आवश्यकता है। ठीक,
तो जब ये वित्त की आवश्यकता होगी तो ये जो समिति है ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, उसी की जांच करेगी, ये अनुदान मांगों की क्या करेगी, जांच करेगी और निर्धारित समय में अपनी क्या करेगी, रिपोर्ट देगी कि हाँ सरकार ने जो डिमांड किया है, जो अनुदान मांग की डिमांड किया है, ये सही है या नहीं सही है, वो रिपोर्ट कर सकती है। एक बार फिर से समझिएगा इसको, थोड़ा सा ये घुमावदार है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। इस प्रकार की कुल समितियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और अधिकतम संख्या कितनी होती है, चलिए एकदम सीक्वेंस वाइज समझते चलिएगा। विभागीय स्थायी समितियों की टोटल संख्या कितनी होती है, 24 होती है। अब हम समझते हैं कि कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 31 हो सकते हैं। ठीक, 31 सदस्य क्या होंगे, ये अधिकतम होंगे। और 21 सदस्य कहाँ से आए, कौन चुनेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष चुनेंगे। और फिर समझिएगा 24 समितियां होती हैं, एक अधिकतम 31 सदस्य होंगे और 21 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे और 10 राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और इन 24 समितियों में से 16 समिति लोकसभा के अंतर्गत कार्य करेंगी और 16 समिति किसके अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत, और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करेंगी। ठीक, और इन समितियों को प्रमुख कार्य जो होगा, जो अनुदान संबंधी जो मांग होती उसकी जांच करना और निर्धारित समय पे एक समय फिक्स कर दिया जाएगा कि इस समय में आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट देनी है कि हाँ क्या कही गई है, अनुदान मांगों में क्या बातें हैं, क्या प्रावधान है, कितना डिमांड किया गया है, ये सारी की सारी डिटेल्स एक प्रकार से रखेगी। ठीक, अपनी रिपोर्ट में। अब आइए हम लोग इस पर भी एक प्रश्न बना लेते हैं, इस पर भी एक प्रश्न की चर्चा कर लिया जाता है। चलिए लिखिए, विभागीय स्थायी समितियां या समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या विभागीय स्थायी समितियों से क्या आशय है, आप दोनों लिख सकते हैं प्रश्न में। ठीक, ऑप्शन 1 इस प्रकार की समितियों की संख्या 24 है। ठीक, ऑप्शन 2 प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से अधिकतम 21 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और एवं अधिकतम 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 कुल 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं एवं 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन समितियों, ऑप्शन 4 इन समितियों का प्रमुख कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना होता है एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है। चलिए कूट क्या होगा, 1 2 3 ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन बी केवल 1 3, ऑप्शन सी केवल 2 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप थोड़ा धैर्य रख करके जो मैं कह रहा हूँ उस प्रश्न को अवश्य लिखिए और उसके बारे में विचार करिए। क्या ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं? जब यदि आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे, अगर आप नहीं देखे तो आप अवश्य देखिए। ठीक, आपको ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति मिलेगी देखने को। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, और आप एग्जामिनेशन में खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। ठीक, क्या हो गया, अब हमने क्या किया, सारे के सारे फैक्ट को क्वेश्चन के रूप में रख दिया। जब क्वेश्चन के रूप में रख दिया तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, आप इसमें फैक्ट के बारे में इधर का उधर कर सकते हैं। जैसे अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना नहीं होता है और ये निर्धारित समय के भीतर भी दे सकता है, निर्धारित समय के बाद भी दे सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं। कुल समितियों की संख्या 24 है, तो जिसमें से 16 लिखा है तो आप 18 कर सकते हैं, 6 राज्यसभा से कर सकते हैं, इतने चेंजेस कर सकते हैं।
इस प्रकार की समितियों की संख्या 24 के बजाय 30 कर सकते हैं, या थोड़ा सा चेंजेस करके 25 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 25 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। ऑप्शन 2 जो है, इसमें समितियों में अधिकतम जो सदस्य हैं 31 है, तो आप 32 कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस। जिनमें से अधिकतम 22 वहाँ कर दीजिए और 10 यहाँ का 10 का 10 रख दीजिए। देखिए, जो कमीशन, जिस भी कमीशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जो भी कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो थोड़े थोड़े कभी कभी आपके अवेयरनेस को भी वो चेक करती है कि आप कितने अवेयर हैं, यानी कि आप कितने जागरूक हैं। तो मित्रों, ये हो गया हमारा महिला सशक्तिकरण संबंधी जो समिति थी। अब विभागीय स्थायी समिति हो गई। अब हम लोग बात करते हैं परामर्शदात्री समिति। ये क्या हो गई? परामर्श का मतलब होता है किसी को कंसल्ट करना। आप जानते होंगे, किसी को परामर्श देना, जैसे डॉक्टर परामर्श देते हैं, वैसे ही कुछ अकाउंटेंट होते हैं वो परामर्श देते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, क्या करते हैं? परामर्श देते हैं। ठीक, यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती। लीजिए, ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनका संबंध होता है एवं मंत्री या राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रश्न के रूप में देखिए कितना मजेदार बनेगा, भी देखिएगा। वर्तमान में ऐसी 35 समितियां कार्य कर रही हैं। इसमें बस केवल फैक्ट है। फैक्ट ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह तकनीकी तौर पर क्या है? संसदीय समिति नहीं होती है। ठीक, यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत होती है, संबंध होता है, ये दोनों सेम होता है। ठीक, और ये मंत्री या राज्य मंत्री इसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं या फिर अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में ऐसी समितियों की संख्या 35 है। चलिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। परामर्शदात्री समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार कीजिए। विचार कीजिए का क्या तात्पर्य होगा कि आप कथन को देखिए और विचार कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक, ऑप्शन 1, यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती है। जैसा कि मैंने यहाँ सर्कल बनाया, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ये नहीं को भी सर्कल बना लिया करिए। कभी कभी आप जल्दबाजी में नहीं के बजाय हाँ वाला आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन 2, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनका संबंध होता है एवं मंत्री या राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक, ऑप्शन 3, वर्तमान में ऐसी 35 समितियां कार्य कर रही हैं। अभी इस फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। वर्तमान में ऐसी 35 समितियां क्या कर रही हैं? कार्य कर रही हैं। कूट देखिए क्या होगा, 1, 12 B, 23 C, 13 D, 1 2 3, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? सारे के सारे फैक्ट को फिर वही कार्य कि इसको प्रश्न के रूप में रख दिया है। अब क्या हो सकता है? लीजिए, अब लीजिए, अंतर हो गया कि नहीं? यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति होती है। हो गया अंतर। जब 1 गलत हो गया तो 1 इसमें ढूंढिए। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो कौन सा आंसर सही हुआ? 2 और 3। अब लीजिए, इसमें और चेंजेस। 35 बजाय यहाँ हम 45 कर दिए, तब थर्ड वाला गलत हो गया। अब थर्ड जहाँ है तो वहाँ गलत करिए। ये इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक मित्रों, तो 3 जो है वहाँ गलत करिए। अब बचा कौन? 1। ये होता है तरीका प्रश्नों को हल करने का। हम लोग आगे भी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि एलिमिनेशन विधि का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, क्या इसके माध्यम से कुछ प्रश्नों की भरपाई की जा सकती है कि यानी हम कुछ तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाँ ये भी है, ये भी, हम सारे ऑप्शन को जानते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कोई ऑप्शन आ जाता है जो जिससे हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई हो, जिसे हमने पढ़ा ही नहीं हो। मुलाकात से तात्पर्य क्या है कि हमने कभी उसे पढ़ा नहीं है या फिर कहीं पढ़ने को मिला नहीं है। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में भी कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 3 समितियों के बारे में चर्चा कर ली है। महिला सशक्तिकरण समिति, विभागीय स्थायी समितियां, परामर्शदात्री समितियां
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको कवर किया है, और मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया होगा जी, इसमें जो भी कीवर्ड आए होंगे, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।